नमस्कार, मैं अभिषेक ज्ञानार्थी। आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के एक शांत लेकिन प्राकृतिक रूप से बड़े समृद्ध जिले के बारे में, जो राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से और धार्मिक रूप से अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। तो मैं बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेता हूँ कि मैं किन किन बातों में बात करूँगा। इटावा कहाँ है? इटावा जंक्शन, इटावा की चंबल सेंचुरी, लाइन सफारी, एशिया की सबसे बड़ी लाइन सफारी, यहीं डियर सफारी और बियर सफारी, इटावा लाइन सफारी, सरसई नावर वेटलैंड जो कि रामसर साइट भी है और उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की शरण स्थली भी है और यहाँ दुनिया के कई देशों से प्रवासी पक्षी भी आते हैं। पचनत कैंपिंग जो आजकल बड़ा, इटावा अपनी विशेष पहचान इसलिए भी रखता है, इटावा में 9 नदियाँ हैं और दुनिया की एकमात्र जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम है। राजनीतिक रूप से बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहा और इस लोकसभा चुनाव में एक अलग तरह का प्रदर्शन रहा। फिर मैं मंदिरों की बात करूंगा, इटावा के विशिष्ट जो है। मैं वापस आ जाता हूं शुरू से। इटावा और इटावा के पर्यटन स्थलों को मैं संक्षिप्त रूप से देख लेता हूं। पहले तो बात आती है कि इटावा कहाँ है। तो ये भारत में देखा जाए तो इंडियन मैप में ये यूपी है और यूपी में यहाँ इटावा है, ठीक है। ये इटावा का भी मैप है, तो आप सर्च कर सकते हैं, अपने तरीके से देख सकते हैं। पहले औरैया भी इटावा के अंतर्गत आता था, तो इटावा बड़ा जिला था। 1998 में औरैया अलग हो गया तो इटावा थोड़ा छोटा जिला हो गया। इटावा में जो चंबल सेंचुरी क्षेत्र, चंबल सेंचुरी क्षेत्र सिर्फ इटावा में ही नहीं, 428 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ चंबल सेंचुरी क्षेत्र, उसका एक बड़ा क्षेत्र इटावा में भी आता है और करीब 2000 के आसपास घड़ियालों की संख्या है। शुरू में जब 1979 में जब चंबल सेंचुरी घोषित किया गया था, नेशनल सेंचुरी घोषित किया गया था, तब घड़ियालों की संख्या मात्र 200 थी, आज 2000 है। तो चंबल सेंचुरी क्षेत्र इटावा। चंबल नदी को पवित्र नदी नहीं माना गया, शायद इसी वजह से ये उसके लिए वरदान भी बना। चंबल आज भी बड़ी साफ नदी है। आप देख सकते हैं यहाँ घड़ियाल के बहुत सारे बच्चे, घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी है और बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है घड़ियालों के लिए। घड़ियाल के अलावा यहाँ मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। चंबल जो सेंचुरी क्षेत्र है, यहाँ पूरी दुनिया में जितने घड़ियाल पाए जाते हैं उसके 80%, 80% सिर्फ और सिर्फ इस चंबल सेंचुरी क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके अलावा भी कई सारे वन्यजीव पाए जाते हैं। एक बड़ा क्षेत्र रिजर्व है और एक क्षेत्र ऐसा भी है, काफ़ी सारा क्षेत्र ऐसा भी है जिसको घूमा जा सकता है। इटावा सफारी पार्क की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में के इटावा ज़िले में बना इटावा सफारी पार्क एशिया का सबसे बड़ा सफारी है, एशिया का। अगर देखें तो ये इटावा में ही लॉइन आप देख सकते हैं, बड़ा गेट भी बड़ा खूबसूरत बना हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, तो बड़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया और सजाया गया है। पर्यटकों की संख्या काफ़ी है लेकिन उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये बना हुआ है, जिस तरह से देखा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा है, तो पर्यटकों की क्षेत्र संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है तो, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। इसके अंदर ही डियर सफारी और बियर सफारी भी है। उसके अलावा एलिफेंट सफारी वगैरह बनाने की भी बात कुछ चल रही थी। यहीं एक्सट्रीम इंजन भी देखा जा सकता है लाइन सफारी क्षेत्र में, और 2 विजयंता टैंक भारतीय आर्मी द्वारा भी यहाँ प्रदान किए गए हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी अच्छी जगह है। आगे देखते हैं सरसई नावर। यहाँ सरसई का अर्थ है सारस। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस की शरण स्थली और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला क्षेत्र है। यहाँ सारसों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसको सरसई नावर। वेटलैंड क्षेत्र है का मिट्टी काली है और नम भूमि का क्षेत्र है, जो 115 वेटलैंड है उनमें से एक है। और 2019 में इसको रामसर साइट भी घोषित किया गया, जिससे उसको वैश्विक पहचान मिली। सारस की खास बात होती है कि सारस जोड़े में रहता है और बड़ा ही विशिष्ट पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है और सबसे ज़्यादा पक्षी यहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा सरसई नावर वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ चीन, मंगोलिया, साइबेरिया, ईरान आदि देशों से पक्षी 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा करके हर साल प्रवास पर इस क्षेत्र में आते हैं। तो रिजर्व क्षेत्र है और पर्यटकों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है, चूँकि लोगों को जानकारी कम है, सुविधाओं का उस रूप में से विकसित नहीं हो पाई हैं। तो सारस की खास बात मैंने बताया कि जोड़े में रहते हैं और बड़े शांत और बड़े सुंदर पक्षी हैं। देख सकते हैं ये बड़ी, अगर
फ़ोटोज़ की बात है, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ हम लोगों के पास हो गए, तो चूँकि वीडियो की लेंथ भी छोटी करनी थी और सीमित रखनी थी, तो काफ़ी सेलेक्टिव लेना पड़ा, वरना बहुत कुछ ऐसा था जो देखने में बड़ा अच्छा, खूबसूरत, बड़ा प्यारा है। ठीक है, तो आगे की अगर हम बात करें तो पचनद कैंपिंग, आजकल ये बड़ा यहाँ वॉच टावर है इसी जगह, पचनद की अगर हम बात, पहले मैं पचनद आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देन हम पचनद कैंपिंग पे आते हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया की एकमात्र जगह इटावा है जहाँ 5 नदियों का संगम है। अब कौन सी 5 नदियाँ हैं? यमुना नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, क्वारी नदी और पहुँच नदी। ये चंबल ही है और ये मैं हूँ, मैंने मना किया था कि मेरी फ़ोटो नहीं लगानी है, फिर भी लगा दी गई है। ठीक है, तो और अगर इटावा की बात की जाए तो कुल 9 नदियाँ हैं। इस पचनद में 5, ये पचनद क्षेत्र है जहाँ 5 नदियाँ एक सीमित क्षेत्र में मिलती हैं, 5 नदियों का संगम होता है, पचनद संगम क्षेत्र है। ठीक है, उसके अलावा इन 5 नदियों के अलावा भी 4 नदियाँ हैं, सेंगर नदी, पांडु नदी, अनहैया और सिरसा नदी। ये यमुना नदी है। यमुना और चंबल का जो संगम जिस जगह है वहीं भारेश्वर नाथ का मंदिर है, भरेश्वर उसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना पांडव काल में पांडवों के द्वारा कही जाती है। तो इटावा का इतिहास अगर हम देखें तो पांडव काल से पुराना है और वो मंदिर आज भी बड़े खूबसूरत रूप में मौजूद। जब मैं मंदिरों की बात करूँगा तो धार्मिक स्थलों की एक बड़ी सीरीज़ बन गई। जब हम लोगों ने इटावा का वीडियो बनाना शुरू, तो बड़ा होता ही चला जा रहा है। तो सारे जो धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, सभी धर्मों के, तो उनकी एक अलग सीरीज़ है, उसमें मैं आपको भरेश्वर मंदिर दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत और प्राचीन मंदिर है। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। पचनद कैंपिंग, पचनद कैंपिंग, ये जो पचनद जो क्षेत्र है वहीं इटावा के पास के ही क्षेत्र में ये झूम के कैंपिंग के नाम से पचनद कैंपिंग होती है। देख सकते हैं आप, कैंप लगे हुए हैं, ये कैंप लगे हुए हैं। ठीक है, ये बच्चे खेलते हुए, अलग अलग गेम्स, अलग अलग काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती हैं, ये चल रहा है। ठीक है, पचनद कैंपिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो इटावा के ही लोग कई बार कहेंगे कि नहीं, ये इटावा में तो नहीं है। काफ़ी कुछ अभी पूरी तरह से विकसित क्षेत्र नहीं है। अगर पर्यटन के रूप में इसको विकसित किया जाए तो बहुत कुछ ऐसा है जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर सकता है। ये अभी मैं कुछ दिन पहले ही स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया को, तो घुमक्कड़ी जिंदाबाद नाम से एक ग्रुप है, उसमें आप देख सकते हैं नौतपा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में रात के समय कंबल ओढ़ने वाली सर्दी, ये पोस्ट किया था किसी ने, ये योगेश जी शायद इटावा के हैं, उन्होंने पोस्ट किया था। तो अगर आप देखें तो बड़ा खूबसूरत सा क्षेत्र है, आगे भी कभी विज़िट कर सकते हैं। ये रात का व्यू है, बहुत सारे फ़ोटोज़ थे, बड़ा शॉर्ट लिस्ट कम करना पड़ा तो कम ये फ़ोटोज़ निकल के आए। खूबसूरत जगह। हाँ, तो चूँकि मैं 9 नदियों की बात कर रहा था, उनमें ये पहज है, ये सिंध नदी है, ये क्वारी नदी है। इटावा भारतीय राजनीति में हमेशा से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए रखा। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, स्वर्गीय अर्जुन सिंह भदौरिया 3 बार सांसद रहे, उनकी पत्नी सरला भदौरिया जी राज्यसभा सांसद भी रहे। कमांडर साहब बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, भारतीय राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में सुलझे और सरल स्वभाव के बहुत मजबूत चेहरा थे। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप चंबल के महानायक अर्जुन सिंह भदौरिया को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नींव के पत्थर नाम की पुस्तक को भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके बारे में बनाया जाए तो एक बड़ा वीडियो बन सकता है। 3 बार सांसद, 1 बार आपकी पत्नी राज्यसभा सांसद रही। उनके बाद 1969 में भारतीय राजनीति में बलराम सिंह यादव जी, स्वर्गीय बलराम सिंह यादव जी राजनीति में सक्रिय हुए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2 बार एमएलए, 4 बार सांसद रहे और 15 सालों तक, 10 साल तक उत्तर प्रदेश में और 5 साल केंद्र सरकार में मंत्री रहे। और 1 बार उत्तर प्रदेश सरकार में जब एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने, उस कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनते बनते राजनीतिक जो समीकरण थे, जो जातिगत समीकरण थे, उनकी वजह से बनते बनते रह गए। तो एक लंबे समय तक स्वर्गीय बलराम सिंह यादव भारतीय और उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी केंद्र रहे। बलराम सिंह यादव जी के नाम इटावा में एक चौराहा भी है, बलराम सिंह चौराहा के नाम से जो फेमस है। तो मैं आता हूँ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे और लगभग 6 दशकों के अपने राजनीतिक कार्यकाल में जो विरासत वो छोड़ गए उसको उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों ने संभाला। और अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें आपके पुत्र अखिलेश यादव जी की अगुवाई, जो कि उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और कन्नौज से लोकसभा सीट जीत के आए हैं। उनकी अगुवाई में आपकी पत्नी डिम्पल यादव जी जो मैनपुरी लोकसभा सीट से जीती, और उसके साथ ही इटावा के कुल 7 सांसद आप दोनों को जोड़कर जीत कर आए हैं इस आम चुनाव में, और ये एक बड़ी बात है। अक्षय यादव जी फिरोज़ाबाद, आदित्य यादव जी बदायूं और धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़। उसके अलावा जितेंद्र दोहरे जी इटावा और देवेक शाक्य जी एटा से अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं। ये एक छोटी बात नहीं, एक जिला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, एक जिले से 7 सांसद निकलते हैं और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे बड़ी लग सकती है कि दिल्ली पूरा जो राज्य है उसमें कुल 7 सांसद हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य में कुल 5 सांसद होते हैं, और इटावा जैसे एक जिले से 7 सांसद निकलना अपने आप में एक बड़ी बात है जो अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए हैं। अगर रामगोपाल यादव जी की बात करें, अगर आपको जोड़ लिया जाए जो कि राज्यसभा सांसद हैं लगातार, रामगोपाल जी लगातार राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से और भारतीय राजनीति में अपनी एक मजबूत भूमिका रखते हैं। और समाजवादी पार्टी में अगर आगे की बात करें तो इटावा को अगर हम विधायकों के रूप में देखें तो शिवपाल यादव जी लगातार जसवंत नगर से विधायक हैं, राघवेंद्र गौतम जी अभी भरतना से विधायक हैं, सरिता भदौरिया जी इटावा सदर जो सीट है उससे भाजपा की एकमात्र चुनी हुई जनप्रतिनिधि इस समय इटावा में है। अगर पिछले कार्यकाल को देखा जाए आम चुनाव के तो इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन पिछले बार लगातार 2 लोकसभा चुनाव में पहले अशोक दोहरे जी और उसके बाद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी भाजपा के सिंबल से जीत कर आए। और रामशंकर कठेरिया जी ने न सिर्फ इटावा से पहले आगरा के सांसद रहे, उसके अलावा केंद्रीय भाजपा की राजनीति में संगठन में भी रहे और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो अगर देखा जाए इटावा के एक और व्यक्ति जो डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी ने भी भारतीय राजनीति में अपना एक अलग पहचान बनाई, विशिष्ट पहचान बनाई। तो सरिता भदौरिया जी भी हाल ही अभी इटावा सदर की विधायिका हैं और एकमात्र चुनी हुई प्रतिनिधि भाजपा की इस समय है। तो समाजवादी पार्टी खेमा फिर से कह सकता है कि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ है, जबकि पिछले कार्यकाल में इटावा में 2 विधायक भाजपा के जीते और लगातार 2 कार्यकाल में सांसद भी इटावा के रहे। वापस समाजवादी पार्टी ने इटावा की सीट जितेंद्र दोहरे के साथ में अपने खेमे में वापस ले ली है। तो इटावा की राजनीति को अगर समझा जाए तो बड़े रूप में भी समझा जा सकता है। राजनीतिक क्षेत्र रहा है, यहाँ के लोगों की राजनीतिक समझ भी